ऑलराइट जी, सो लेट्स स्टार्ट आवर बैकएंड फ्रॉम द स्क्रैच। दो कि हमने आखिरी वीडियो में बैकएंड किया था, लेकिन हम वैसे ही खामखा एक छोटे से इशू में स्टक हो गए थे। वो इशू था कोई नहीं, शायद वो ऑनलाइन एक टूल था जिसको हमने बाद में रेक्टिफाई भी कर लिया था, बट लेट्स वे एनीवेज वी स्टार्ट फ्रॉम द स्क्रैच। सो बैकएंड के लिए नॉर्मली होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम भी फोल्डर स्ट्रक्चर आपको बना के बताया था कि हम, बल्कि ये जरूरी है क्योंकि मैं अब इसी चीज को गिट पे अपलोड करूंगा और डेली या वीक, हर वीक इसी को गिट से क्लोन करके वापस पुश करता रहूंगा। सो लेट्स मी वंस अगेन डू दैट कि मैं यहाँ पे रखता हूँ, मैं उसी तरह टू डू कर लूँ बेसिक सा, के बाद हम एक ही दफा जरा फास्ट ट्रैक पे टू डू का बैकएंड, ठीक है। सो लेट्स डबल, जी बिल्कुल स्टार्ट। टू डू का मेन फोल्डर बनाया और उसमें मैंने आपको कहा था कि आप फिलहाल तीन चार फोल्डर इसके अंदर बना लें। एक को आप कह लें जी वेब क्लाइंट, या इसको इसी को आप फ्रंट एंड कहते हैं, ठीक है। एक को आप कह लें जी मोबाइल क्लाइंट, एक को आप कह लें जी एडमिन, इसको भी मैं कह देता हूँ कंसिस्टेंसी के लिए एडमिन क्लाइंट, और एक को मैं कह देता हूँ जी बैकएंड। ठीक हो गया। ये चार चीजें आपका एक कंप्लीट प्रोजेक्ट बनाती हैं, चाहे वो मोबाइल ऐप से टारगेट करें, जहां से मर्जी टारगेट करें। ये जो बैकएंड है ये सबका सेम होगा। वेब क्लाइंट भी इसी से को रिक्वेस्ट करेगा, मोबाइल क्लाइंट भी इसी को रिक्वेस्ट करेगा, और एडमिन क्लाइंट भी इसी को रिक्वेस्ट करेगा। सो आई एम जस्ट गोइंग इनटू द बैकएंड, क्योंकि वेब क्लाइंट हम कर चुके हैं। वेब क्लाइंट का मतलब कुछ भी नहीं, वही फ्रंट एंड जो सारा कुछ है। सो बैकएंड में गया और इसको मैंने विजुअल स्टूडियो कोड के साथ ओपन कर लिया। सो और उसके बाद साथ ही इतनी देर में ये ओपन होता, ऑल यू हैव टू डू इज यू हैव टू गो टू दी एक्सप्रेस जेएस। मैंने आपको ये कहा था कि हम नोड जेएस को एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हैं, और नोड जेएस के ऊपर एक्सप्रेस फ्रेमवर्क है जिसको इस्तेमाल करके क्या लिखेंगे, अपना सर्वर राउट्स और बाकी सर्वर से रिलेटेड जितनी चीजें हमें बैकएंड से रिलेटेड चाहिए। सो विदाउट एनी हेजिटेशन आप एक्सप्रेस जेएस की डॉक्यूमेंटेशन को ओपन करें। यहाँ पे इसने गेटिंग स्टार्टेड में सारे स्टेप्स दिए हुए इंस्टॉल करने के, और अब तक आपको अगर लास्ट लेक्चर देखा है तो ये जुबानी याद भी हो जाने चाहिए। सो लेट मी क्विकली डू ऑल दो स्टेप्स। The first step is obviously to create a folder and to jump into that folder. So मैं already backend के folder में आ चुका हूँ, और मैंने यहाँ पे लिखना है जी npm i express, ठीक है। So let's do that. Node already installed होना चाहिए आपके सिस्टम में, अब तक तो खैर उस चीज़ से familiar हो गए हो। It might take few seconds. तो ये इसने Node.js, और अच्छा इंटरेस्टिंगली इससे पहले मैंने package.json npm init किया था। तो npm init क्या करता था, package.json फाइल क्रिएट करता था, बाकी को खास इतना स्पेशल काम नहीं है। तो अब मैंने npm init के बजाय डायरेक्ट पहले क्या कर लिया, npm install express, तो उसने खुद ही package.json की फाइल बना दी। तो अब मुझे npm init करने की जरूरत है या नहीं है? यू कैन आंसर मी कि है। वजह कि मैंने इस package.json को जब ओपन किया तो इसमें वो चीज नहीं पड़ी हुई जो सर्वर के लिए चाहिए, एंट्री पॉइंट, एंट्री फाइल कौन सी है जहां से उसने एग्जीक्यूशन स्टार्ट करनी है, और कुछ और छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड, ठीक है। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि आपने npm एक्सप्रेस चला दिया तो npm init का पर्पस भी पैकेज डॉट जेसन है, पैकेज डॉट जेसन फाइल क्रिएट करना। तो अगर मैं npm init करता हूँ तो ये क्या करेगा, बेसिकली मुझसे वही चंद सवाल पूछेगा। मैंने यस 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 किया, तो इसने नई पैकेज डॉट जेसन फाइल नहीं बनाई, बल्कि क्या किया, उसी पैकेज डॉट जेसन ऑलरेडी जो बनी हुई थी उसी को क्या कर दिया, अपडेट कर दिया। कि पहले मेरे पास सिर्फ ये पोर्शन था एक्सप्रेस, अब उसने सारा कुछ ये पोर्शन डाल दिया, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे मैनुअली आके सर्वर डॉट जेएस एवरीथिंग दैट वी डिड इन द लास्ट क्लास, ठीक है, इसको मैंने क्लोज कर दिया, बस इसका इतना ही काम था। सो बैकएंड का प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए दो स्टेप, npm init और npm i ये इंस्टॉल एक्सप्रेस। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ सर्वर डॉट जेएस, और इस सर्वर डॉट जेएस पे चूंकि मैं करता हूँ कॉन्स्ट एक्सप्रेस इक्वल्स टू रिक्वायर
और ये लाइब्रेरी मेरी एक्सप्रेस है, और इसके बाद मैंने इसको फिर कॉन्स्ट ऐप करके एक्सप्रेस ये कर लिया, और उसके बाद मैंने ऐप डॉट लिसन के मुझे किस पोर्ट पे लिसन करना है, गॉट इट। मैं कहता हूँ इसको 5000 पे लिसन करो, और अगर ये लिसनिंग सक्सेसफुल हो जाए, यानी ये फंक्शन चले सक्सेसफुली, तो मुझे कैसे पता चलेगा ये चलेगा या नहीं चलेगा। यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन कॉल करो, और उस पे एक कंसोल मैसेज लिख दो, जिससे मुझे ये श्योरिटी होगी कि अगर ये मैसेज आ गया ऑन PORT पोर्ट, और अगर मैं यहाँ इसे हार्ड कोड करने के बजाय इसे वेरिएबल में सेव कर लूँ, कॉन्स्ट, ये तो कन्वेंशन आपको पता ही है कि नॉर्मली हम कॉन्स्टेंट्स के लिए कैपिटल वर्ड यूज करते हैं, या वेरिएबल का नेम कैपिटल रखते हैं जिसने कभी चेंज नहीं होना होता। ये भी आप कह सकते हैं जी कि आप इसको भी तो उसी तरह कर लें, लेकिन ये हमारे कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये इवन इनफैक्ट बिल्ट इन है, तो अब उसकी कन्वेंशन को एज इट इज हम रखते हैं, फॉलो करते हैं। सो ये यहाँ पे हमने लिखा, और ये क्यों लिखा, ताकि हम यहाँ पे फ्यूचर में ये पोर्ट को चेंज भी करें तो ऑटोमेटिकली हर जगह चेंजेस जो है वो रिफ्लेक्ट हो जाए। सो आपको पता है ना, टेम्पलेट लिटरल स्ट्रिंग आपने पढ़ी है रिएक्ट में, ऐसे ही है ना। सो मैं इसको ये कर देता हूँ, विद दैट थिंग डन। अब एक चीज मैं आपको यहाँ एडिशनल बताता चलूं, मैंने यहाँ पे पहले मैं इसे रन करके टेस्ट कर लेता हूँ इफ एवरीथिंग इज वर्किंग वेल और नॉट। कैसे टेस्ट करेंगे, करंट डायरेक्टरी में सर्वर डॉट जेएस पड़ी हुई है, तो मैं इसे लिखूंगा नोड सर्वर डॉट जेएस, रन करूंगा, ये फर्स्ट टाइम वार्निंग देगा, एंड अदरवाइज इट विल से सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000। अब मैं ये चेक करूंगा कि क्या मेरे सर्वर जो है वो रिक्वेस्ट को एंटरटेन करती है या नहीं करती। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यही वाला ऐप का वेरिएबल, ये वाला ऐप का डॉट गेट, यानी ये क्या करेगा, गेट रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा। ये मैंने आपको बताया था कि बिल्ट इन फंक्शन हैं एक्सप्रेस में, गेट का, पुट का, पोस्ट का, डिलीट का, पैच का। तो मैं उन बिल्ट इन फंक्शन में से, और ये सारे बिल्ट इन फंक्शन किधर मौजूद है, इस ऐप के वेरिएबल में। और ऐप का वेरिएबल में कैसे आए, बिकॉज मैंने ये पूरी की पूरी एक्सप्रेस की लाइब्रेरी जो है वो इस एक्सप्रेस के वेरिएबल में सेव की हुई है, और एक्सप्रेस को एज अ फंक्शन यहाँ पे कॉल किया हुआ है। तो इस वेरिएबल में एक्सप्रेस की जितनी भी कैपेबिलिटीज हैं वो आ चुकी हैं। तो अब ये जो ऐप डॉट गेट समथिंग लाइक, ये समझे ऑब्जेक्ट है, तो आपको पता है ऑब्जेक्ट के अंदर पड़े हुए फंक्शंस या मेथड्स को कॉल करने का तरीका डॉट नोटेशन है। तो ऐप डॉट गेट, ऐप डॉट पोस्ट, ऐप डॉट पुट, ऐप डॉट पैच, ऐप डॉट डिलीट, ये सारे फंक्शंस मुझे यहाँ पे एक्सप्रेस की तरफ से बिल्ट इन अवेलेबल मिलते हैं। सो मैं यहाँ पे सबसे, इसमें दो पैरामीटर्स होते हैं। पहला पैरामीटर जो है ये आपकी यूआरएल होती है, जिस यूआरएल पे आप रिक्वेस्ट रिसीव करना चाहते हैं उसको हम राउट बोलते हैं, ठीक है। तो आपने ये राउट देना है, मैंने लास्ट टाइम भी टेस्ट दिया था। और फिर इस राउट पे जब कोई रिक्वेस्ट आए स्लैश के साथ, इस टेस्ट के राउट पे जब कोई रिक्वेस्ट आए, तो क्या चीज एग्जीक्यूट करो, तो मैं कहता हूँ ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट करो, ठीक। इस फंक्शन में क्या करो फिलहाल, मैं लास्ट टाइम ये बताया था कि नॉर्मली ये जो जितने भी फंक्शन है ना, गेट, पुट, पोस्ट, डिलीट, पैच, ये सारे के सारे फंक्शंस दो ऑब्जेक्ट, यानी जाहिर है ये एक फंक्शन ये है गेट, और एक फंक्शन ये है, ये जो मैंने अनोनिमस फंक्शन दिया है। इसको नॉर्मली जब हम फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हैं तो उसे क्या कहते हैं, जब हम एक फंक्शन में दूसरा फंक्शन एज अ पैरामीटर पास करते हैं, कॉल बैक फंक्शन कहते हैं। एनोनिमस तो इसलिए ना कि नाम नहीं है, ये एनोनिमस फंक्शन कॉल बैक फंक्शन ही होता है नॉर्मली, ठीक है। सो एक फंक्शन मेरा, मैं लेट्स मी, एक फंक्शन मेरा ये है ऐप डॉट गेट, ऐप ऑब्जेक्ट है, गेट फंक्शन है। तो गेट फंक्शन दो पैरामीटर लेता है, पहला पैरामीटर राउट, और दूसरा पैरामीटर एक कॉल बैक फंक्शन, ठीक। रिएक्ट में जितने भी कॉल बैक फंक्शन, सॉरी एक्सप्रेस में जितने भी कॉल बैक फंक्शन होंगे, ऑलमोस्ट तमाम फंक्शंस दो ऑप्शनल ऑब्जेक्ट्स एज अ पैरामीटर उनमें अवेलेबल होते हैं। ये रिक्वेस्ट का भी एक ऑब्जेक्ट है, और रिस्पॉन्स, सॉरी नाम इनका कुछ भी हो सकता है, इट शुड बी अ कंप्लीट रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, ये आर और रेस हो सकते हैं व्हाटसोएवर। लेकिन
जो भी कॉल बैक फंक्शन होगा उस कॉल बैक फंक्शन में ये दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, एक रिक्वेस्ट के नाम से और एक रिस्पॉन्स के नाम से। सॉरी, सिंटैक्स कोई भी हो सकता है। आप अगर क्या इससे कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ये एरो फंक्शन दे दें, इट वर्क्स एज वेल। जब हम ये 6 फंक्शन पढ़ते हैं ना तो ये 6 में, इसका हरगिज़ मतलब नहीं है कि जब हम नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का फंक्शन लिखेंगे वो काम नहीं करेगा। नॉर्मल जावास्क्रिप्ट हर जगह काम करेगी, बिकॉज ये सारा कुछ बेस ही जावास्क्रिप्ट पे कर रहा है, ठीक है। सो मैंने आसानी के लिए और इस काम के लिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो, तो मैंने फंक्शन वैसे ही नॉर्मल लिख दिया। तो दैट वुड वर्क परफेक्टली वेल और दिस वुड परफेक्टली वर्क परफेक्टली वेल, फैट एरो फंक्शंस, ठीक है। बात रिक्वेस्ट और रिस्पांस दो ऑब्जेक्ट्स अवेलेबल होंगे, और अगर अभी मुझसे क्विकली कोई पूछे कि रिक्वेस्ट और रिस्पांस का पर्पस क्या है, तो जब भी HTTP रिक्वेस्ट, क्लाइंट और सर्वर की कम्युनिकेशन किसके थ्रू होती है, HTTP रिक्वेस्ट के थ्रू होती है। तो आपको पता है कि HTTP रिक्वेस्ट में ये कैपेबिलिटी है कि वो कुछ डाटा लेके जा भी सकती है सर्वर पे, और कुछ डाटा सर्वर से वापस क्लाइंट पे ला भी सकती है। तो जब कोई भी HTTP रिक्वेस्ट क्लाइंट से सर्वर की तरफ डाटा लेके जाती है तो वो हमें कहाँ मिलता है, इस रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में मिलता है। और जब सर्वर ने रिस्पांस सर्वर से क्लाइंट को वापस भेजना होता है तो वो किसके जरिए भेजता है, इस रिस्पांस के ऑब्जेक्ट के जरिए भेजता है। क्लियर। तो अब मैं ये कहता हूं कि जब भी इस राउट पे रिक्वेस्ट आए तो जिस क्लाइंट ने रिक्वेस्ट की उसको कुछ रिस्पांस मिल जाए। मतलब रिस्पांस में हेलो मैसेज भी हो सकता है, पूरी की पूरी अरे भी हो सकती है, पूरा का पूरा डेटाबेस का टेबल भी हो सकता है, हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स भी हो सकते हैं, व्हाटसोएवर। सो फॉर नाउ मैं सिर्फ क्या करूंगा, रेस डॉट सेंड, और इसमें मैं सिर्फ क्या करूंगा, हेलो फ्रॉम द सर्वर। अभी तक मैंने कोई नई चीज नहीं की, सब कुछ वही पुराना लास्ट वीक वाला चल रहा है जो लास्ट वीक में मैंने लेक्चर में दिया। अब मैंने आपको कहा था कि जब मुझे ये हर चेंज करने के बाद सर्वर को रीस्टार्ट करना होगा तब ये चेंजेस इंप्लीमेंट होंगी, तो मैं इसे कंट्रोल सी से ब्रेक करता हूँ, कंट्रोल सी से प्रोसेस टर्मिनेट हो जाता है, और दोबारा पिछली कमांड चला के मैं ये रन करता हूँ तो कह रही है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 5000, एवरीथिंग इज अप एंड रनिंग, सो लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट ऑन दिस राउट फ्रॉम द क्लाइंट सो दैट वी नो कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा। सो हम टेस्टिंग के लिए क्या करते हैं, पोस्टमैन, अभी तक हमारे पास पोस्टमैन है नहीं, मैं जल्दी से इसको यहाँ पे टेस्ट कर लेता हूँ इफ इट वर्क्स और नॉट। सो हमने लोकल होस्ट पे 5000 पोर्ट पे सर्वर चलाया हुआ है, ठीक है। सो दिस इज सेइंग कैन नॉट गेट, so let's do that. Postman download, download, download। जितनी देर में ये डाउनलोड होता इतनी देर में हम जो है वो कर लेते हैं। All right, so we have our workspace like KFC create a workspace, और हमारा नाम है जी मन B5। सॉरी, ओप्स। सो अब हम इसको एक रिक्वेस्ट बना के लोकल होस्ट कॉलन 5000, so let's make a request। once again it is not, हाँ यस, शायद ब्राउजर पे भी इसीलिए नहीं दे रहा, हम भूल गए कि हमने स्लैश टेस्ट वाला राउट दिया, वो राउट डिफाइन ही नहीं है। सो हेलो फ्रॉम द सर्वर यहाँ भी चल रहा है, चलें इसी बहाने पोस्टमैन भी डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर हम इधर करें डाउनलोड स्लैश टेस्ट, सो इट इज ऑल्सो
इट शुड गिव रिस्पांस। लेकिन ये ऑनलाइन टूल लास्ट टाइम हमें रिस्पांस दे रहा था, इसलिए हम डाउनलोड कर रहे हैं, होपफुली वो हमें ठीक काम देगा। ठीक है जी। सो यहाँ से वेरीफाई हो रहा है कि आपका सर्वर जो है 5000 पोर्ट पे चल रहा है और उस पे एक ही राउट डिफाइन है, विच इज विद द नेम टेस्ट एंड इट इज रिस्पॉन्डिंग। लेट्स क्रिएट अनदर राउट। इन द मीनवाइल ये सेटअप भी रन कर लेते हैं। लेट्स क्रिएट अनदर राउट, क्योंकि ये इतना कॉमन केस सिनेरियो है कि हम यही काम करेंगे। राउट क्रिएट किया और उस राउट के अंदर बिजनेस लॉजिक हैंडल की, डेटाबेस कनेक्टिविटी की, डेटाबेस रिस्पांस लाया और यहाँ से वापस क्लाइंट को रिस्पांस सेंड किया। तो ये प्रैक्टिस हमारी एवर गोइंग है, इसलिए मैं 2-3 राउट्स को क्रिएट करके आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन देना चाहता हूँ। सो मैं यहाँ पे इसको कॉपी किया, पेस्ट किया और मैं इसे लेट सपोज अगर मैं इसको कह देता हूँ जी टेस्ट के बजाय लेट्स से यूजर, और इसको कह देता हूँ लेट्स से टू डूज, और इसको मैं कह देता हूँ जी कि जब इस राउट को हिट किया जाए तो ये क्या दे, ऑल टू डूज। ठीक है। सो लेट्स फिनिश इट्स इंस्टॉलेशन, skip this for now, this for now, this for now, this for now, this local host 5000/test अब नहीं चलेगा क्योंकि हमने यहाँ पे चेंज कर दिया सर्वर पे। ठीक है। /user/to-dos इसको हम सेव करते हैं। एवरी सेव रिक्वायर्स अ रीस्टार्ट ऑफ द सर्वर। ठीक है। सो लेट्स रीस्टार्ट दिस, लेट्स प्रोसेस break the existing process, clear the screen and run it again. Everything goes well right here। और अगर अब मैं यहाँ टेस्ट के बजाय कौन सा राउट है यहाँ पे मेरा, यूजर्स और टू डूज, सो लेट मी डू इट लाइक यूजर्स make a hit from the server, got it, or if I make it like TODOS to do's, so all to do's, इसका मतलब है कि वो प्रॉब्लम हमारे ऑनलाइन टूल के साथ था, वहां पे प्रॉब्लम हो रहा था, यहाँ पे this is working well। So this is what we all have been doing। We'll keep on creating the routes, we'll keep on creating the function against that route। Every function which will handle the HTTP request would have these two objects already available। एक तीसरा भी होता है next, लेकिन जब उस पे आऊंगा तो बात करूंगा। यानी ये हर जगह पे ये भी अवेलेबल होता है, नाम इसका कुछ भी हो सकता है, लेकिन हम नॉर्मली ये कहते हैं रेस, रिक्वेस्ट, रिस्पांस और नेक्स्ट। तो इसकी जब जरूरत पेश आएगी तो मैं तब इस पे वापस आ जाऊंगा। अभी फिलहाल जस्ट टू मेक इट सिंपल डू इट लाइक दैट। यहाँ तक क्लियर होगी बात। इसे टू डूज के बजाय हम क्या करेंगे, टू डू स्लैश, ये जानी पहचानी चीज लग रही है ना, इसे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है कि फ्रंट एंड पे जब आप राउटिंग करते हैं तो राउटिंग में जब कोई भी चीज यूआरएल पैरामीटर के जरिए भेजना चाहें तो वो कहाँ रिसीव करते हैं हम, यहाँ। यानी अब अगर मुझे टू डू सिंगुलर है, सिंगुलैरिटी और प्लूरैलिटी का यहाँ ख्याल रखना है। टू डूज का मतलब इट इज एक्सपेक्टेड टू रिटर्न ऑल द अवेलेबल टू डूज इन द डेटाबेस, और टू डू स्लैश आईडी का मतलब ये है कि दिस विल रिटर्न ओनली वन स्पेसिफिक टू डू। इसलिए फ्रंट एंड की राउटिंग पे बहुत ज्यादा जोर दिया था। अब अगर मैं इसको करूंगा, ये क्या करेगा, सिंगल टू डू रिटर्न करेगा, और इसकी रिक्वेस्ट कैसे आएगी, यहाँ पे हमें आईडी भी मिलेगी। तो मैं मतलब आईडी यहाँ ऑब्वियसली लॉग नहीं होगी, लेकिन आईडी को हम यहाँ रिसीव जरूर कर सकते हैं इस केस में। और कैसे होगा, स्लैश टू डू स्लैश आईडी। सो लेट्स मेक इट स्लैश टू एवरी चेंज रिक्वायर्स द सर्वर रीस्टार्ट, वी फॉरगेट। अरे मैं जानबूझ के हाईलाइट कर रहा हूँ इस चीज को, क्योंकि हमारे पास एक पैकेज है जो ये काम हमारे लिए खुद ब खुद कर देता है कि हमें हर चेंज के बाद सर्वर को रिस्टार्ट नहीं करना पड़ता, और उस पैकेज का नाम है नोडमॉन। ठीक है। सो लेट्स ट्राई इट वंस एंड देन मैं वो पैकेज कर दूंगा, उसके बाद हमें बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद ब खुद इसे रीस्टार्ट कर देगा। एनीवे आई हैव रीस्टार्टेड इट, नाउ दिस राउट शुड वर्क। इफ आई कम बैक स्लैश टू डू स्लैश आईडी एंड इट शुड बी व्हाटएवर। तो स्लैश टू डू क्या है, ये तो राउट है, और ये 78 क्या है, ये वो जो एंड पॉइंट नहीं, ये पूरा एंड पॉइंट तो ये पूरा है। इस एंड पॉइंट को ब्रेक करें, ये हमारी यूआरएल है, ये हमारी पोर्ट है, ये हमारा राउट है, और ये हमारा पैरम है, राउट पैरम। इस पूरे को मिला के क्या बनता है, एंड पॉइंट। क्लियर। तो ये जो 78 है ये यूआरएल पैरामीटर है, इट्स सेम एज
I was actually sending the data in URL in case of React. I am again sending this piece of data and this ID can be whatever like. ये कहाँ रिसीव होगी? ये यहाँ ये जो कॉलन के साथ वेरिएबल है, इस वेरिएबल में सी. Making sense? So now if I make a request, what should I get? It's a single to do, which is the response right over. अब मैं ये चाहता हूँ कि मैं चूंकि हर चेंज करने के बाद एक डॉट भी चेंज करूँ तो सर्वर रिस्टार्ट करना पड़ता है. ये तो बड़ी खपती सी बात है ना. I mean, this is inconvenience for us. So what we can do is we can use a package called nodemon. हर पैकेज का यूज अपनी जगह याद रखना है कि बाकी बेशक डॉक्यूमेंटेशन देख लें, लेकिन कहाँ कहीं ये इस्तेमाल हो, ये इस लफ्ज का आप सुने तो आपको पता होगा ये क्या करता है नोड मोड. ये नोड मोड क्या करता है? ये एक जिन भूत है जो आपकी आंखों से हिडन रहता है लेकिन बिहाइंड द सीन काम करता है. भूत की शक्ल से लग रहा है. एनीवेज, हाउ मेनी डाउनलोड्स आर देयर? यू कैन सी राइट ओवर हियर कितने ज्यादा लोग इसको यूज कर रहे हैं. सो हाउ कैन वी डू दैट? हाउ कैन वी इंस्टॉल दैट? अगर आप इसे ग्लोबली इंस्टॉल करना चाहते हैं तो npm install -g का मतलब ग्लोबली का मतलब सिस्टम के सारे यूजर्स के लिए. मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे इस प्रोसेस को ब्रेक करता हूँ, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और npm install -g nodemon इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ. एक छोटा सा लाइट वेट सा टूल है, बट इट रियली डज द मैजिक दैट वी रिक्वायर फॉर नाउ. सेव्स लॉट्स ऑफ टाइम. ऑलराइट, इंस्टॉल्ड. अब आप जब रन करेंगे तो नोडमैन अगर आपके पास मौजूद है, लेट मी चेक इन द पैकेज. जहां पे डिपेंडेंसीज में इधर गया नोडमोन, नहीं आया. ओके, नहीं आया तो आप क्या कर सकते हैं? लास्ट टाइम बताया था हाइफन हाइफन सेव का फ्लैग पास कर सकते हैं. ठीक है. और अगर नहीं आया तो हमें फिलहाल इंस्टॉल होना चाहिए. अभी देख लेते हैं इंस्टॉल हुए नहीं. क्या करेंगे आप अब इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए? नोड सर्वर जेएस के बजाय आप क्या करेंगे? नोड मॉन सर्वर डॉट जेएस. क्लियर? नाउ सी इट, इट हैजंट वर्कड. सो इट मींस के इसने कोई ना कोई रोला दिया है. can't be loaded because running script is disabled on this system for more. अच्छा, ये नॉर्मली जब ये इस तरह की चीज आए ना कि can't be loaded because running script is disallowed on this system, कभी भी आपको आ सकता है. ये एरर किसी npm या किसी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड नहीं है, ये इस पर्टिकुलर पावर शेल से रिलेटेड है, ये जो टर्मिनल है उससे रिलेटेड है. तो आप इसको क्या करें? आप इसको जाके टर्मिनल चेंज करके देख लें. मेरे पास यहाँ वो बैश का टर्मिनल नहीं आ रहा, आई डोंट नो व्हाई. हैं, लेट मी चेक. वो बैश इंस्टॉल ही नहीं है. गेट इंस्टॉल्ड ही नहीं है. ठीक है. एक तो ये रोज ऑपरेटिंग सिस्टम जी. तो ये जो है अगर फिर भी एरर है, मुझे चलानी है वो कमांड नोडमोन की, तो फिर बताए क्या करें आप? ये अपना कमांड प्रॉम्प्ट चलाएं और इसे सर्वर एज अ सर्वर चलाएं. ठीक. सर्वर चला के अब अपनी उस डायरेक्टरी में जाएं विच इज cd डॉट 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 cd यूजर्स cd और cd पता नहीं क्या यूजर. इससे आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ये क्या कर रहा है बाबा. वो बाकी सबको नहीं बताना डायरेक्टरी कैसे चेंज होती है. इसलिए मैं यहाँ पे जाता हूँ, बैकएंड के फोल्डर में जाता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके यहाँ लिख देता हूँ cmd. तो ये सारा पाथ ऑटोमेटिकली उसने पिक कर लिया. अदरवाइज मुझे मैनुअली यहाँ जाना पड़ता. ठीक है. अगर चाहते हैं तो मैनुअली चला जाता हूँ कुछ. ठीक है, मैनुअली आता तो फिर ठीक है. सो अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा? वही कमांड चलाऊंगा, nodemon सर्वर डॉट जेएस. इट इज रनिंग. ठीक है. तो अब आप सर्वर को इधर चला लें ताकि आपको बार बार इधर डिस्टर्बेंस में टर्मिनल ना खोलना पड़े. तो ये यहाँ जो टर्मिनल खुलता है वो भी सेम ही है, लेकिन सम टाइम वो कमांड्स में इशू करता है. मैंने आपको बताया था कि आपको फॉल बैक पता होना चाहिए कि आप क्या करते हैं. सो सर्वर इज रनिंग. अब देखिएगा मैं जरा भी चेंज करूंगा ना, लेट मी ब्रिंग देम साइड बाय साइड ताकि मुझे पता चलता रहे कि मेरा सर्वर इज गेटिंग रीस्टार्टेड एवरी टाइम आई मेक अ चेंज. तो ये नोड मोन के कमालात है. सॉरी.
सो अभी इधर देखिएगा राइट पे मैं यहाँ पे चाहता हूँ सिंगल टू डू टेस्ट, देख रहे हैं? मैं इस टेस्ट को रिमूव कर देता हूँ, कंट्रोल एस, जो ही सेव करेंगे सर्वर रिस्टार्ट हो जाएगा। एंड दैट्स द मैजिक ऑफ नोडमोन। अब आपको बार बार रीस्टार्ट करने की जरूरत नहीं है। सो मैं इसको चलने देता हूँ ताकि मुझे यहाँ स्टेटस पता लगता रहे। सो दिस इज व्हाट अ वेरी सिंपल बैकएंड एप्लीकेशन। दो चीजें अभी तक हमने पढ़ी हैं, और दोनों चीजें किसने प्रोवाइड की हैं? एक्सप्रेस ने। नंबर एक, सर्वर क्रिएट की है। नंबर दो, राउट हैंडलिंग की है या राउटिंग की है। तो दोनों किसने दिए? एक्सप्रेस जेएस ने। तो एक्सप्रेस जेएस क्या है? नोड जेएस का फ्रेमवर्क है। किस लिए है? बैकएंड एप्लीकेशंस लिखने के लिए। ठीक। सो विद दैट थिंग डन, नाउ लेट्स डू सम फर्दर ट्रिक्स। अब हमें ये तो पता चल गया है कि हम सर्वर को रिक्वेस्ट भेजते हैं और सर्वर हमें क्या देता है? रिस्पॉन्स देता है। अभी तक हमने रिस्पॉन्स में क्या दिया है? सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रिंग मैसेज। अब ये हम नॉर्मल रियल लाइफ में तो नहीं करते। एक चीज, दूसरी चीज हमने पढ़ी है कि हम जो रिक्वेस्ट करते हैं उस रिक्वेस्ट को क्या कहते हैं? HTTP रिक्वेस्ट। और फिर हमने ये काबिलियत भी पढ़ी है कि HTTP रिक्वेस्ट जाते हुए डाटा लेके जा सकती है और सर्वर से वापस डाटा लेके भी आ सकती है, और उसके लिए क्या मौजूद है? रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट्स। सो लेट्स ट्राई देम। क्लाइंट से सर्वर की तरफ डेटा ले जाने के प्राइमरीली तीन तरीके हैं। आई रिपीट, ये बहुत ज्यादा यूज होगा बेटा दोबारा। क्लाइंट से सर्वर पे, आप दोनों को नींद आ रही है? भाईजान जाग जाओ थोड़ा, जाग जाओ थोड़ा, जा इंपॉर्टेंट काम। क्लाइंट से सर्वर पर डेटा ले जाने के प्राइमरीली तीन तरीके, और भी बहुत सारे हो सकते हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा, उनकी बात बता रहा हूं। नंबर एक, डेटा जाता है बैकएंड पे थ्रू HTTP रिक्वेस्ट की बॉडी के जरिए। ठीक है। दूसरा तरीका, डेटा जाता है थ्रू पैरम्स, जो अभी बता रहा हूं, ये क्या है बेसिकली। और तीसरा तरीका, डेटा जाता है थ्रू क्वेरी स्ट्रिंग। यहां पे मैं, हाँ ये है क्वेरी पैरामीटर्स। तीसरा तरीका क्या है? क्यूरी स्ट्रिंग। ये सॉरी, क्यूरी पैरामीटर्स और है, क्यूरी स्ट्रिंग और है। तो क्यूरी स्ट्रिंग यहां मुझे कहीं नजर नहीं आ रहा, लेकिन मैं उसे मैनुअली बता दूंगा। देयर आर थ्री वेज थ्रू विच वी कैन सेंड डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू सर्वर यूजिंग HTTP रिक्वेस्ट। HTTP रिक्वेस्ट को इस्तेमाल करके तीन तरीकों से डेटा भेजा जा सकता है। सो हम पढ़ते हैं जी पहला तरीका, यही खुला हुआ है तो इसी को देख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया? हमने सर्वर एक राउट को टारगेट किया और उस राउट में यूआरएल या क्यूरी पैरम भेजे या यूआरएल पैरम भेजे। पैरम या सिर्फ पैरम, यूआरएल पैरम, क्यूरी पैरम, सारों एक ही चीज के नाम है, या पैरामीटर। तो मैंने यहाँ ये भेजा। अब ये जा तो रहा है, लेकिन मैं इस डेटा को सर्वर पे रिसीव भी हो रहा है आईडी के वेरिएबल में, मैं कहीं डिस्प्ले नहीं कर रहा, इसलिए मुझे पता नहीं लग रहा। तो मैं चाहता हूँ कि ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना इस राउट पे, इस रिस्पॉन्स के साथ ये यूआरएल पैरामीटर भी वापस आए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सर्वर पे जाऊंगा, इस को टारगेट करूंगा, बिकॉज यहीं पे मैं आईडी रिसीव कर रहा हूँ, और आईडी मुझे कहाँ मिल रही है? इधर। अब मैं ये चाहता हूं कि इसको मैं अच्छा बेसिकली यहां हमने इसको दिया है, इसके इसके बगैर भी चारा हो सकता है। आई कैन स्टिल गेट द आईडी। अच्छा मैं उसको नहीं लिख रहा सिंप्लिसिटी के लिए, मैं उसके बगैर ही काम कर रहा हूँ। अब मैं यहां से भेज रहा हूँ यूआरएल के पैरामीटर में एक पैरम, और मैं उसे रिसीव करना चाहता हूँ सर्वर के ऊपर। तो कैसे रिसीव करूंगा? कोई आइडिया, कोई हिंट, कोई तुक्का? एग्जैक्टली exactly। मैं सारे सोच ही पाया कि भाई कि एक कीड़ी रॉकेट साइंस होगी। बताया जो है भाई कि क्लाइंट से जो इन्फॉर्मेशन भी जाती है वो कहाँ मिलती है? रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। तो वो जो यूआरएल पैरम में डाटा भेजा गया है वो कहाँ मिलेगा हमें? तो ये रिक्वेस्ट एक ऑब्जेक्ट है, बार बार लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये क्या है? सो लेट्स डू इट, कंसोल इट, कि इस ऑब्जेक्ट में क्या क्या पड़ा हुआ है। मैं यहाँ पे कर देता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग RE2। ये कोई छोटा मोटा ऑब्जेक्ट नहीं है। सर्वर स्टार्ट हो गया। अब मैं इसी राउट पे टू डू स्लैश कोई भी आईडी, इस पे रिक्वेस्ट डालता हूँ। यहाँ ये आया। सो लेट्स कम एंड लेट्स मेक इट
इसी वजह से शायद एरर दे रहा है। आईडी सर्वर इज रिस्टार्टेड। अब अगर मैं यहाँ जाऊं दोबारा, इस रिक्वेस्ट को हिट करूं, व्हाई इट इज नॉट रनिंग, localhost/to/do/this, कोई स्पेलिंग तो नहीं गलत लिख रहे हैं हम? /to/do, ये सीइंग के सेव पे ये चेंजेस नहीं डिटेक्ट कर रहा सर्वर, देख रहे हैं? मैंने ये किया, Ctrl+S किया, ये डिटेक्ट नहीं कर रहा चेंजेस को। सो लेट्स रीस्टार्ट इट, ब्रेक इट एंड रीस्टार्ट वंस। nodemon server.js, सर्वर स्टार्टेड, मेड अ चेंज, यस अब पिक कर रहा है। सो अगर मैं इसको रिक्वेस्ट को हिट करूं तो मुझे उसने क्या दिया, सिंगल टू डू, और सर्वर पे उसने क्या दे दिया, क्लोज में क्या है, करली ब्रैकेट, अगर आपको नजर आ रही है, और ये वो एक ऑब्जेक्ट है, रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, ये तो वो सही कर गया। सो दिस इज इनकमिंग मैसेज, यहां से वो ऑब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, और इतना बड़ा ऑब्जेक्ट है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ आ रही है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में, जब भी कोई कस्टमर जो क्लाइंट जो है वो रिक्वेस्ट करता है। अब आपको इसको देख के एकदम परेशान तो हो गए होंगे, इस पूरे ऑब्जेक्ट का मुझे भी आज तक नहीं पता कि क्या क्या होता है इसमें। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको 2 से 3 चीजें जो मैं बताऊंगा सिर्फ वो पता करने की जरूरत है। गॉट इट? उनमें से एक चीज क्या है कि हम ये जो क्यूरी पैरामीटर में डाटा भेज रहे हैं, इसको हमने क्या करना है, पिक करना है। तो ये सारा का सारा ऑब्जेक्ट मेरे पास पड़ा हुआ है किस फॉर्म में, REQ में। अगर मैं इस REQ.PA पैरम्स करूं तो पैरम्स बता दिया क्या हुआ, पैरम्स क्या होता है, पैरामीटर। तो सर्वर मेरा रीस्टार्ट हो गया। तो ये REQ.params इस पूरे ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज में से कोई एक प्रॉपर्टी है। अब मुझे इतना पढ़ के ढूंढने का टाइम नहीं है, तो लिहाजा मैंने आपको बता दिया कि होती है पैरम, ट्रस्ट में। किधर, ये दिस इज व्हाट, गुड। बड़ी तेज है जरा तेरी। तो इस पैरम में क्या पड़ा हुआ है, आईडी, और आईडी क्या पड़ी हुई है, वही आईडी जो हमने किधर लिखी हुई है, यहां लिखी हुई है 784585। तो लुक एट दैट, 784585। तो इसका मतलब ये है कि जब भी आप क्लाइंट से सर्वर को डेटा भेज रहे हो, पहला तरीका कौन सा है, पैरम्स। और पैरम से कैसे, सारा कुछ कहां अवेलेबल है, REQ में। अब इसमें से पैरम्स निकालने हैं, इसमें से बॉडी निकालनी है, इसमें से क्यूरी स्ट्रिंग निकालनी है, व्हाट यू एवर यू कैन डू दैट। ठीक है, अब ये सारी चीजें यहाँ एक्सेसिबल है। साथ ही क्या लिखा है, क्यूरी, और इधर ही साथ कहीं मुझे बॉडी नजर आया तो बताइएगा भाई, बॉडी 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 बॉडी। हेडर्स भी यहाँ पे हैं, आगे चल के हेडर्स के बारे में बताऊंगा। अच्छा, बॉडी यहाँ ढूंढने में टाइम लगेगा, तो यहाँ लिख दें, लेकिन रीस्टार्ट हो गया। बॉडी कब चलती है, जब यहां से हम पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं, ये आपको बता भी चुका हूं। बॉडी में डाटा कब भेजते हैं, जब पोस्ट रिक्वेस्ट होती है। जब गेट रिक्वेस्ट होती है तो बॉडी में नॉर्मली नहीं भेजते, किस में भेजते हैं, या तो क्यूरी स्ट्रिंग में या पैरम्स में। अच्छा, क्यूरी स्ट्रिंग और पैरम्स का फर्क पता है आपको, चले ये भी बता देता हूँ। यहां तक क्लियर है, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको, किसी को मसला है तो बता दें। ओके, ऑल राइट। सो एक मिनट, किसी की रिक्वेस्ट आई हुई है, शायद वो वेट कर रहे हैं। अब मैं आपको ना जरा क्यूरी स्ट्रिंग समझाता हूँ। आप गूगल पे जाएं और कोई चीज सर्च करें, मिसाल के तौर पे मैं कह देता हूँ जी, KFC कह देता हूँ, कुछ भी। मैंने गूगल के सर्च बॉक्स में एक क्यूरी की KFC,
तो यूआरएल को क्या पंगा पड़ा, देखें मैंने लिखा google.com/search और आगे क्या लिखा हुआ स्लैश सॉरी क्वेश्चन मार्क, और क्वेश्चन मार्क के बाद क्या लिखा हुआ Q इक्वल्स टू KFC। ये जितना पार्ट हाईलाइट किया ये नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड क्वेरी स्ट्रिंग। याद रखिएगा जब भी यूआरएल में क्वेश्चन मार्क देखें तो समझे यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। आई रिपीट, सादा सा बिल्कुल लेमैन वाली मिसाल, यूआरएल के अंदर जब भी क्वेश्चन मार्क देखें तो समझ जाएं कि यहां से क्या स्टार्ट हो रहा है, क्वेरी स्ट्रिंग। अच्छा क्वेरी स्ट्रिंग होती क्या है, ये सर्वर पे डाटा भेजने की एक टेक्निक है, जैसे पैरम्स में डाटा भेजते हैं ना स्लैश के साथ। तो अब जब क्वेश्चन मार्क देखेंगे तो उसके फौरन बाद आप की वैल्यू पेयर देखेंगे, की इक्वल टू और फिर वैल्यू। इसने क्या लिखा है, Q इक्वल टू KFC, क्या ये वही KFC नहीं है जो मैंने लिखा है? तो ये KFC को किधर भेज रहा है उठा के, सर्वर पे, क्योंकि ये नीचे जो रिस्पांस मुझे दे रहा है ये कहां से ला के दे रहा है, सर्वर से ला के दे रहा है। तो सर्वर को क्या पता चला, क्या पता चलेगा कि मैंने कौन सी क्यूरी की है, तो वो मैंने जो चीज यहां दी है गूगल ने यूआरएल के जरिए भेज दिया। मेक सेंस? अच्छा स्क्रीन शेयर नहीं हुई, सॉरी। ये बेटा नोट कर लिया करें इस तरह की चीजें। क्यूरी स्ट्रिंग क्या होती है, जब भी आप कहीं क्वेश्चन मार्क देखें। अच्छा मुझे ये बताएं अब कि यहाँ इस पर्टिकुलर वेबसाइट में ये क्या है, इसकी बेस यूआरएल है, बेस वेबसाइट, ये पाथ हो सकता है, ये क्या है, पी ज्वाइन कॉलिंग स्लैश स्लैश पैरम्स, राउट सिर्फ ये हो सकता है या ये हो सकता है। इसके बाद ये क्या है, बेसिकली ये यूजर की आईडी हो सकती है जिस आईडी से मैं लॉगिन हूं, तो ये एज अ पैरम सर्वर के पास जा रहा है, ये पैरम है। ये क्या है, अच्छा क्यूरी स्ट्रिंग, जिस तरह पैरम्स में आप स्लैश करके इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं मल्टीपल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन, इसी तरह क्यूरी स्ट्रिंग में भी आप एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन पास कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहां देखें उसने क्या किया, क्वेश्चन मार्क क्यूरी इक्वल्स टू KFC, आगे लिखा हुआ है एम्परसेंड। एम्परसेंड का मतलब है एंड, यानी मैं एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन, पीस ऑफ इंफॉर्मेशन भेजना चाहता हूं। एंड में उसने क्या लिखा, OQ इक्वल्स टू KFC। अब ये सारा उसकी अपनी टर्मिनोलॉजी है, मुझे नहीं पता। मुझे जो चीज पता है वो सिर्फ ये है कि ये पहला की वैल्यू, ये एंड के बाद दूसरा की वैल्यू, ये तीसरा की वैल्यू, और एंड के बाद ये चौथा की वैल्यू, एंड के बाद ये पांचवा की वैल्यू। इस तरह जितनी मर्जी लंबी क्यूरी स्ट्रिंग बना ले। तो यूआरएल पैरामीटर में और क्यूरी स्ट्रिंग में ये फर्क है, सर्वर पे डाटा भेजना। तीन तरीके ना, अभी दो बताए, एक और रहता है, मतलब तीनों बता दिए हैं टेक्निकली, थ्योरेटिकली, प्रैक्टिकली भी करके बताता हूँ। एक तो प्रैक्टिकली करके बता दिया, कौन सा तरीका, क्लाइंट से सर्वर पे इंफॉर्मेशन ले जानी हो तो पैरम्स, और वो आपने देख भी लिया सर्वर पे कैसे मिलते हैं हमें रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में। दूसरा तरीका यहाँ आपने देखा था क्यूरी भी एक तरीका है, लेकिन क्यूरी इस वक्त खाली जा रही थी। क्यूरी क्या थी, क्योंकि मैंने क्यूरी स्ट्रिंग भेजी नहीं, ये ठीक। अब मैं दूसरा तरीका अडॉप्ट करता हूं कि बजाय, अच्छा एक मिनट, ये चीज मैं पहले ट्राई करके वापस आ गया था कि इसके बगैर ये काम करता है नहीं करता, लेट मी मेक श्योर। वो सर्वर ने डिस्टरबेंस क्रिएट कर दी थी, सो माय सर्वर इज रिस्टार्टेड। और अब अगर मैं क्यूरी डॉट पैरम्स करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, दिस। अच्छा ये उसके बगैर काम नहीं करता, ठीक है। हाँ नहीं, आईडी लिखी भी है ना, तो मैं आईडी चाहता हूँ ना, मैं इसी को टारगेट कर रहा हूँ। अच्छा ठीक है ठीक है, नहीं मैं टेस्ट ये करना चाहता हूँ कि मैं उधर से आईडी भेजूं और यहाँ यूआरएल में कॉलन आईडी ना दूं, तो फिर क्या होगा, ये टेस्ट करना चाहता हूँ। तो वो नहीं चल रहा, ठीक है। सो इफ आई मेक इट, ब्रिंग इट बैक एंड देन गो, और विद दिस आईडी इफ आई सेंड द रिक्वेस्ट, इट्स वर्किंग वेल, ठीक है। तो जब आप यूआरएल पैरम्स में आईडी भेजेंगे, आप यहाँ पे वो आईडी रिसीव करेंगे। ये पहला तरीका। दूसरा तरीका,
अगर मैं इसको ये ना करूं और यहां से मैं इस काम के बजाय जो गूगल ने तरीका अपनाया हुआ है मैं वो तरीका अपना लूं, क्वेश्चन मार्क, ये देखें ये ऑटोमेटिक बना रहा है खुद ही। क्वेश्चन मार्क में कहूं जी कि आईडी इक्वल्स टू, वही तरीका है ना। ये क्वेश्चन मार्क क्या इंडिकेट करता है, यहाँ से क्यूरी स्ट्रिंग स्टार्ट हो रही है। और ये ज्यादा रीडेबल तरीका है कि आपको पता लग जाता है कि यार डाटा कहाँ पे है और यूआरएल कहाँ पे है और राउट कहाँ पे है। अब मैं अगर इस रिक्वेस्ट को सेंड करूं, सो लेट मी हिट इट, स्टिल सक्सेसफुल। बैकएंड पे जाके देखें तो मेरे पास क्या आया, क्यूरी स्ट्रिंग एम्प्टी आई। वजह क्योंकि यहाँ में क्या रख लूं, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, हालांकि भेज क्या रहा हूँ, पैरम नहीं भेज रहा, भेज क्या रहा हूँ क्यूरी। तो यहाँ ऊपर आके देखते हैं सर्वर के ऑब्जेक्ट में, ये देखें कर ये पिछला है। अभी तक इस तरह रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स होता है ना, इसी तरह क्यूरी स्ट्रिंग में आने वाली इंफॉर्मेशन को कैसे रिसीव करते हैं, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी। ये देखिए हिंट्स खुद ब खुद दे रहा है जी, सॉरी एड्डा बड्डा ऑब्जेक्ट आ जाएगा, फिर इसको साम लो फिर। बताया जाए सिर्फ रिक्वेस्ट कर लें तो ये पूरा ऑब्जेक्ट रिक्वेस्ट ही है। कर मैं मीन इसको कॉपी करें अलग फाइल में जाके पेस्ट करें फिर सर्च कर लें, करते फिर। लेकिन हम यूज ये तीन चार चीजें करेंगे, सिर्फ तीन चीजें, ये चार। नंबर एक पैरम्स, नंबर दो क्वेरी, नंबर तीन बॉडी, नंबर चार हेडर्स, बस। हाँ बहुत ज्यादा कोई एडवांस फन्ने खाना हम बन जाए तो फिर शायद किसी और बाहर तरफ निकले, लेकिन उसके लिए भी डॉक्यूमेंटेशन को हम कंसल्ट कर लेंगे। इसके लिए बस ये चार चीजें याद रखें कि आपकी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है। आ तो बहुत कुछ सकता है, आपको क्या क्या चाहिए, क्यूरी, पैरम्स, बॉडी, हेडर्स। अच्छा अब मैं इस सर्वर को रिस्टार्ट करता हूँ। अच्छा नॉर्मली ये देख लिया करें कि जब भी आप कंट्रोल एस पे ये रिस्टार्ट ना हो तो इसका मतलब इसको कोई मसला है, तो फिर मैनुअली जाके ब्रेक करके चला दिया करें। तो समझ आई। अब मैं इसे नोडमोन सर्वर डॉट जेएस, अब ये देखिएगा मैं ये क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, और यहां से क्यूरी में क्या भेज रहा हूँ, क्वेश्चन मार्क आईडी इक्वल्स टू दिस। अगर मैं इसे रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई, सर्वर पे आया, इंटरेस्टिंगली जब हम पैरम्स में डाटा भेजते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, जब हम क्यूरी में डाटा भेजते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीव होता है, जब हम बॉडी में डाटा भेजते हैं वो भी इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट रिसीव होता है। इसीलिए मैंने शायद शुरू के चंद लेक्चर में कहा था कि जावास्क्रिप्ट जान है, ऑब्जेक्ट्स जान है जावास्क्रिप्ट की, याद हो अगर आपको। तो अब मुझे अगर ये सिर्फ आईडी डिस्प्ले करनी है, ये पूरा ऑब्जेक्ट डिस्प्ले नहीं करना, तो क्या करूंगा, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी डॉट, अब देखें फिर सर्वर रिस्टार्ट नहीं हुआ। इसका मतलब पता है क्या क्यों नहीं हुआ, ये कंसोल की वजह से नहीं होता। यानी जब भी हमारा कोई आउटपुट यहाँ लॉग होता है तो तब ये रिस्टार्ट, जब आउटपुट लॉग ना हो तो फिर रिस्टार्ट हो जाता है। समझ आई बात। अब अगर मैं करूंगा तो सिर्फ पूरा ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ 456 आएगा। सो लेट मी मेक इट दिस, और वापस जाएं, इसको हिट करें सक्सेसफुल, और यहाँ पे क्या आया 456 क्यूरी स्ट्रिंग। और अच्छा ये अब मुझसे सवाल कर सकते हैं ये ऑब्जेक्ट के फॉर्म में क्यों आता है भाई, तो उसका जवाब बेटा ये है कि जरूरी नहीं है कि क्यूरी स्ट्रिंग एक ही हो, या उसमें क्यूरी स्ट्रिंग में एक ही वैल्यू हो। देखें एक थी आईडी, दूसरा मैं भेजा हूं नेम, तीसरा मैं भेज रहा हूं फॉर एग्जांपल फोन नंबर। तो ये उसी तरह की कॉम्प्लेक्स क्यूरी स्ट्रिंग बन गई या नहीं बन गई। अब ये शक्ल से कॉम्प्लेक्स लगती है, अब कहीं भी आप लिखी भी देखेंगे आपको पता लग जाएगा, इसको पढ़ने का तरीका आपको आगे, क्वेश्चन मार्क से आगे जो कुछ भी स्टार्ट होता है इसका मतलब वो क्या है, वो डाटा है जो मैं सर्वर पे भेजना चाहता हूँ। लेकिन ये कौन सा तरीका है डाटा भेजने का, यूजिंग क्यूरी स्ट्रिंग। अब अगर मैं इसको भेजूंगा ना, लेट मी मेक श्योर कि सर्वर इज रीस्टार्टेड नॉट, क्योंकि अभी तक
आउटपुट लॉग हुआ है, ठीक है। तो कंट्रोल सी करेंगे, अब मैं देखता हूं तो अब मेरे पास एक नहीं 3 पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन आने चाहिए सर्वर पे, ठीक है। सो मेक अ रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट इज सक्सेसफुल एंड नाउ बैक टू, क्या मसला है कि यहाँ मैंने क्या किया हुआ है, रिक्वेस्ट डॉट क्यूरी डॉट आईडी, तो मैं इसको हटाता हूँ। सर्वर इज स्टार्टेड, गो बैक, हिट इट, सक्सेसफुल, आईडी दिस, नेम दिस, कॉन्टेक्ट दिस। ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कैसे आई, क्यूरी स्ट्रिंग के जरिए। अगर यही इंफॉर्मेशन मैं क्यूरी स्ट्रिंग के बजाय क्यूरी पैरामीटर्स में लाऊं तो कैसे लाऊंगा, क्वेश्चन मार्क को हटाएं, स्लैश दें, वेरिएबल की जरूरत यहां नहीं है। अब वेरिएबल किधर डिक्लेयर होगा, सर्वर पे। अब वेरिएबल किधर डिक्लेयर होगा, कौन सा, ये वाला। एक नहीं कितने, 3। आईडी की इंफॉर्मेशन कहां आ जाएगी, इधर। नेम की इंफॉर्मेशन कहां आ जाएगी, इधर। कॉन्टेक्ट की इंफॉर्मेशन कहां आ जाएगी, इधर। तो नाउ लेट्स गो बैक, आईडी, नेम, दिस। ये मैं क्या भेज रहा हूँ, यूआरएल पैरामीटर्स। टू डू तक क्या है, राउट, पहला पैरामीटर, दूसरा पैरम, तीसरा पैरम, स्लैश डाल के चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां। अब जरा मैं इसको यहां रिसीव करता हूं। अभी तक मेरा लॉग हो रहा है आउटपुट, सर्वर को रिस्टार्ट में मारा, अब यस एम्प्टी ऑब्जेक्ट आएगा अगर मैं इस केस में करूंगा तो, ठीक है। लिहाजा इसको मैं क्या कर दूं, पैरम्स कर देता हूं। सर्वर इज रिस्टार्टेड, इफ आई गो बैक, हिट इट, सक्सेसफुल, दिस इज व्हाट। तो चाहे पैरामीटर्स के जरिए ये अच्छा, आप मुझसे सवाल करेंगे मकसद क्या है, दोनों चीजों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो इन दोनों को ये नहीं कहना कि एक चीज कंप्लीटली दूसरे का अल्टरनेट या मुतबादल है, ठीक है। बहरहाल तरीका पता होना चाहिए। देयर आर 3 वेज ऑफ सेंडिंग डेटा फ्रॉम क्लाइंट टू द सर्वर। टू ऑफ देम आर, वन इज क्यूरी पैरम, क्यूरी पैरम्स और क्यूरी स्ट्रिंग। क्यूरी स्ट्रिंग का मतलब anything, yeah, whenever you find question mark in the URL, it means anything after the question mark is the part of the query string, and that is the data which we want to send to the server. मेरे ख्याल में इतनी लंबी और इतनी डीप डिस्कशन आपको कोई मतलब नहीं देखेंगे कहीं पे। अब भी अगर आपको मसला हो तो फिर यहां तक क्लियर है जी। तीसरा, पोस्ट रिक्वेस्ट डाल के भेजें ताकि ये पता चले कि इसी रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में बॉडी की इंफॉर्मेशन भी आती है। सो लेट्स नाउ मेक अ पोस्ट रिक्वेस्ट। वो गूगल है तो मैं यासिर हूं, फर्क खाली है बस। अच्छा वो ना, क्योंकि उन्होंने इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन की है, उन्होंने कोई अपनी एक्स्ट्रा पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन को सर्वर में भेजते हैं, कोई एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग के लिए, कोई एक्स्ट्रा लॉजिक के लिए। दैट इज समथिंग विच वी डोंट नीड। अब मैं अगर सपोज करता हूँ कि मैं कोई लॉजिक लिख दूं अपनी एप्लीकेशन में कि जब भी कोई यूजर क्यूरी मतलब कोई चीज सर्च करे तो क्यूरी स्ट्रिंग में उस यूजर का आईपी एड्रेस मुझे पिक कर दो, उसकी लोकेशन मुझे पिक कर दो, तो वो सारा पिक कर लेगा ऑटोमेटिकली, जिस तरह गूगल ऑटो पिक कर रहा है। उस इंफॉर्मेशन के बारे में मुझे नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है और या वो उसको किस पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मेरे मकसद की चीज सिर्फ ये है गूगल के केस में, सिर्फ ये। मुझे क्या चाहिए, केएफसी। अब आगे उसने क्या किया, अब देखिए वही चीज की है। वो मुझे बता रहा है कि आप किस से रिक्वेस्ट कर रहे हो, क्रोम से। ये शायद उसकी क्रोम की आईडी है, ये शायद सोर्स की आईडी है क्रोम दिस आई, और ये कैरेक्टर सेट है कि कौन सा कैरेक्टर सेट सपोर्टेड है। तो ये उसकी एक्स्ट्रा मेटा डाटा इन्फॉर्मेशन है जो माइट भी उसके काम की हो, मेरे काम की नहीं है। मेरे काम की सिर्फ चीज ये है भाई, मुझे केएफसी ला के दिखा दो बस। आप केएफसी में ऑर्डर करना चाहते हो बर्गर,
तो आप कहते हो जी मुझे क्या दे दो, बर्गर दे दो, बस। आप उनको बन ला के देते हो, कबाब की टिक्की ला के देते हो, प्याज ला के देते हो, आलू ला के देते हो, चिकन ला के देते हो? नहीं ना। भाई आप उनसे सवाल क्यों नहीं पूछते, भाई मैंने तो सिर्फ बर्गर मांगा, ये बीच में क्या गंद मिला डाल रहे हो आप? वो क्या कहेंगे, भाई बर्गर, आप आपका ताल्लुक बर्गर से है, वो खाए, तुसी आम खाओ, पेड़ ना गिनो। एनीवेज, वेल, मिल गई इन्फॉर्मेशन कि मुझे भी नहीं पता कि क्या है ये, लेकिन इतना पता है कि ये है क्या, ये डेटा है जो क्लाइंट से किधर जा रहा है। हो सकता है कि ये गूगल मेरे इस ब्राउजर की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा हो। पता है ये एसईओ पर्पसेस के लिए, मार्केटिंग पर्पसेस के लिए काम होता है कि आप जब ब्राउजिंग कर रहे होते हैं ना, तो आपको नहीं पता होता कि अगला सर्वर आपके वेबसाइट से कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन चुरा रहा है। इसी तरह हैकिंग होती है। ये जो आप कुकीज कुकीज की कंसेंट आती है, क्या पता है आपको? ये यही चीज है कि आपके ब्राउजर और आपकी डिवाइस और मशीन की इंफॉर्मेशन पिक कर रही होती है, और उसकी आपसे कंसेंट मांगी जा रही होती है कि हम आपकी ये चीजें पिक करेंगे। और आपने देखा है जब आप कुकीज को एक्सेप्ट करते हैं तो नीचे कुकीज की पॉलिसी का एक बटन बना होता है कि आप पॉलिसी भी पढ़ लें कि हम क्या क्या चीज आपकी लेंगे, आपसे आपके ब्राउजर से पिक करेंगे आपकी ला इल्मी में ही। तो जब आप कंसेंट कर देते हो तो वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी डिवाइस से ऑटोमेटिक जा रही होती है उधर, आप दें ना दें। उसका नुकसान नहीं है क्योंकि वो पॉलिसी बताई होती है, और ये वेब जो वेब के रूल्स को गवर्न करने वाले होते हैं वो उस पॉलिसी को इंश्योर करते हैं कि ये ओनली वो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन लें जो मतलब पब्लिकली लेनी चाहिए उनको। और वो ज्यादातर इन्फॉर्मेशन अगर आप पॉलिसी की कभी ओपन करके देखें ना, तो वहां ये लिखा होगा कि हम आपकी इन्फॉर्मेशन क्यों कलेक्ट कर रहे हैं। उनमें से मेजोरिटी पर्पज मार्केटिंग होता है। आपको पता है आप फेसबुक पे सर्च करते हैं वॉचेस, तो आपको उसके बाद सारे एड्स वॉचेस से रिलेटेड मिलते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करके देखें इंडियन मूवी, उसके बाद आपकी सारी सजेशंस क्या आ रही होंगी? ये क्या है? उनको क्या ख्वाब है, आप क्या सर्च कर, ये यही है जो मैं बता रहा हूँ। नहीं, डेटा साइंस तो बिहाइंड द सीन प्रोसेसिंग है ना, इंटेलिजेंस है ना डेटा साइंस। हाँ, डेटा साइंस तो मतलब डेटा की बेस पे वो डिसीजन मेकिंग है, एनालिसिस है। और एआई आप कहें कि पीछे है, तो एआई भी बिल्कुल है। एआई ही ये प्रोसेसिंग करती है, डिसीजन मेकिंग करती है। कोई बंदा थोड़ा ही बैठा हुआ है कि मतलब इतना वेला पीछे कि वो हमसे इन्फॉर्मेशन पिक कर करके डिसीजन मेकिंग कर रहा है। तो ये मतलब आपने बड़ी लंबी बहस छेड़ दी है, इस पे जरा फिर कभी काम करेंगे। जी जी। आए डेटाबेस अभी हमने पढ़ा है, फिर बंदा तेने ला लेवल तेरे ते पा लेवल में पढ़ा ही नहीं, तो फिर क्या फर्क है? और जब पढ़ेंगे तो फर्क नहीं। रेस्टोरेंट की एग्जांपल को हम कंटिन्यू करते हैं। जो आपका शेफ है ना, पहले आप जाते हैं तो आप ऑर्डर देते हैं किसको? वेटर को। वेटर यूं समझे कि आपका ब्राउजर है जिसके थ्रू आप रिक्वेस्ट भेज रहे हैं। वेटर आपकी रिक्वेस्ट लेके कहाँ जाएगा? शेफ के पास। शेफ क्या देगा उसको रिस्पॉन्स? शेफ वो सर्वर है जिसने आपकी रिक्वेस्ट को अंडरस्टैंड करना है, और अंडरस्टैंड करके रिस्पॉन्स प्रिपेयर करना है और वापस भेज देना है। ठीक, अभी तक डेटाबेस का कोई बात चक्कर नहीं है अभी। अब सर्वर के पास वो जो रिस्पॉन्स प्रिपेयर करेगा वो कहां से आएगा? डेटाबेस आएगा ना। दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक पॉसिबिलिटी ये कि शेफ के पास उसी डेस्क पे पड़ा हो, उसने उठाया, बनाया, दे दिया। यानी कुछ चीजें सर्वर के पास हो सकती हैं, वो खुद वापस रिस्पॉन्स दे सकता है। अब मिसाल के तौर पे आलू मुक गए, बर्गर बनाने में आलू की टिक्किया बनानी थी, आलू की टिक्किया मुक, आलू ही मुक गए, कहां से लाएगा? डेटाबेस तो आया ही नहीं ना। रेस्टोरेंट में किधर जाया? स्टोर से। स्टोर रूम में आलू के बोरे पड़े हुए स्टोर हुए में, उनमें से एक बोरा पकड़ेगा, उसे काटेगा, 5 किलो आलू निकालेगा, किसको देगा? शेफ को देगा। शेफ आलू ही नहीं थमा देगा वेटर को, वरना आगे से लितर पड़ेंगे। शेफ उसको प्रिपेयर करेगा, फिर वेटर को देगा, वेटर जाके सर्व करेगा। तो ये 3 लेयर्स हो गई हैं। पहली लेयर वेटर, who is responsible for taking the request and moving it to the server, who is chef. Chef is responsible to prepare the response if he is having the resources to prepare the response. If he is not having the resources to prepare the response, he would move your request to the database. He will get the required thing from the database, then will prepare the response, then will give back to the waiter, and then the waiter will hand over to you. तो बेसिकली डेटा एक रिपोजिटरी है, कलेक्शन ऑफ डेटा है। ठीक, तो वो डेटा किधर पड़ा होता है? सेपरेट एक सॉफ्टवेयर में जिसको हम डेटाबेस कहते हैं। उस डेटाबेस के पास किसकी रिक्वेस्ट जाती है? सर्वर की। यानी हम क्लाइंट डायरेक्ट डेटाबेस की, क्योंकि डेटाबेस सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, बहुत मतलब हसास इन्फॉर्मेशन होती है, तो क्लाइंट मेक्स अ रिक्वेस्ट टू द सर्वर। सर्वर उस रिक्वेस्ट को समझ के ये डिसाइड करता है कि क्या मुझे डेटाबेस की तरफ जाना है या नहीं जाना,
क्या मैं खुद इस रिस्पॉन्स को डील कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अभी तक मैंने डेटाबेस आपको वैसे ही पंगा ले रहे हैं ठीक है। तो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स के बीच में ही घूम रहे हैं, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं, अभी डेटाबेस तक पहुंचे ही नहीं। एनीवेज, यहां तो कोई मसला तो नहीं बेटा। सो अब मैं एक पोस्ट रिक्वेस्ट डाल के देखता हूं ताकि मुझे ये समझ आए। अच्छा, पोस्ट रिक्वेस्ट में आप, मैं एक राउट भी बना लेता हूं, और उस राउट को मैं क्या कहता हूं जी, स्लैश, फॉर एग्जांपल टू डूज का ही कर लेते हैं, स्लैश टू डू स्लैश न्यू। अब से ना आप मेरे नामों पे भी गौर करा करेंगे कि ये नाम कैसे दे रहा है और क्यों दे रहा है। स्लैश टू डू का मतलब सिंगल, और फिर स्लैश टू डू का मतलब इट इज गोइंग टू बी क्रिएटेड अ न्यू, मतलब ये नए टू डू के क्रिएशन के लिए राउट बन रहा है। स्लैश टू डू का मतलब कौन सा रिसोर्स, टू डू, और स्लैश न्यू का मतलब नया टू डू। और यहां पे क्या करेगा, सॉरी, दैट्स ग्रेट। अब चूंकि ये हमें राउट डिफाइन करते वक्त ये बताना है कि ये राउट पोस्ट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा या गेट रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा। सो यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर हम ये ना करते तो हमें एरर आता। मैंने पोस्ट यहां से डाल दी, यहां पे अब मैं फिर कंसोल लॉग पे क्या करना चाहता हूं, आर ई क्यू इज द रिक्वेस्ट डॉट, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि फ्रंट एंड से मैं इंफॉर्मेशन किस में भेजूंगा, बॉडी में, तो बैक एंड में किस में मिलेगी। अब यहाँ पे एक छोटा सा मुझे अनडिफाइन आ सकता है, वो आएगा तो बताऊंगा, माइट भी आ सकता है, लेकिन ये तरीका है, वैलिड तरीका है। वो जो प्रॉब्लम आएगा तो समझ आइए, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स, रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी, एंड रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। आज का लेक्चर जिसको समझ नहीं आया ना, ये मेरी गारंटी है, लिखवा लेंगे आइंदा के बाद बैकएंड पे नहीं आना अगली क्लास में, जब आज का लेक्चर ना समझा तो। इसलिए मैं इतना डेप्थ में जा रहा हूँ। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, अब मैं इस एंड पॉइंट पे रिक्वेस्ट करूंगा, पहले मैं देख लेता हूँ मेरा सर्वर रिस्टार्टेड है, ठीक है, एवरीथिंग सीम्स वेल। अब मैं जाऊंगा स्लैश टू डू स्लैश, अब मैं इस पे जाके स्लैश टू डू स्लैश न्यू, सॉरी, यस, अगेन गुड, पोस्ट रिक्वेस्ट यहां से भेजनी है, अदरवाइज यहां से पोस्ट भेजूंगा और आगे इस राउट के अगेंस्ट गेट मेंशन होता फिर भी मसला, और अगर इस राउट के अगेंस्ट पोस्ट मेंशन और यहां से गेट भेजूंगा तो फिर भी मसला, ठीक है। सो दिस इज व्हाट, इफ आई नाउ मेक रिक्वेस्ट, लेकिन अब चूंकि मुझे बॉडी में इंफॉर्मेशन भी भेजनी है तो कैसे भेजूंगा, नॉर्मली बॉडी रॉ, ये सारे तरीके हैं बॉडी में इंफॉर्मेशन भेजने के, सबसे प्राइमरी या बेसिक बता रहा हूँ, रॉ में से जेसन। आपको पता है जेसन इन्फॉर्मेशन क्या होती है, जेसन इन्फॉर्मेशन ये होती है, जिसको नहीं पता अभी भी, तो एक ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में आईडी 12, नेम दिस, और पेज, मेक सेंस। जितना मर्जी कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जेक्ट बना लें, जितना मर्जी डाटा भेजना है भेज लें, किस फॉर्म में भेजना है, जेसन फॉर्म में। क्लियर है जी। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ इस एंड पॉइंट पे, स्लैश टू स्लैश न्यू, वो डिफाइन किया हुआ है मैंने सर्वर पे, लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट। कहीं अटक गई, सो लेट अस सी। अटकने की वजह एक ही हो सकती है कि हम सर्वर को रिस्टार्ट कर लेते हैं। ये देखा आपने, अनडिफाइंड, दिस इज व्हाट आई वाज पॉइंटिंग टू, लेकिन मैं दोबारा बताता हूँ आपको, इसको रन करके, ये इतने लेट रिस्पॉन्स दिए। अब मेरा सर्वर स्टार्ट है फ्रेश से, इसको मैं करूंगा रिक्वेस्ट सेंड ऑल टू डूज। ये रिस्पॉन्स कहाँ से आया, क्योंकि बॉडी के बाद ऑल टू डूज भी है, लेकिन यहाँ पे क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड। ये हर दफा नहीं, जब भी आप बॉडी में रिक्वेस्ट, सॉरी, रिक्वेस्ट की बॉडी में डाटा भेजेंगे तो आपको सर्वर पे क्या मिलेगा, अनडिफाइंड। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है, अल्लाह दी कसम नहीं मेरा कसूर है। एक मिडल वेयर है छोटा सा, बिकॉज ये पार्सिंग करता है इन्फॉर्मेशन की, पार्सिंग रिक्वायर्ड है इसकी, मतलब कन्वर्जन इंटरनली क्या होती है अभी उसमें जाने की जरूरत नहीं है। आपने सिर्फ क्या करना है,
एक पैकेज इंस्टॉल करना है, वो इस मसले को हल कर देगा, बॉडी पार्सर। ठीक है, ये चीजें बार बार मुझसे लोग पूछते हैं, तो इसलिए नोट कर लिया करें इस तरह की चीजें, ताकि मुझे बार बार आपको ये सहारा ना हो गया यार हर चीज पूछने में बता दी जाती है। ये बॉडी पार्सर है, और इसको भी देख लें, ह्यूजली पॉपुलर। आपने npm इंस्टॉल बॉडी पार्सर, और ये आपने देखा है किसके लिए रिक्वायर्ड है, बाकियों के लिए, दोनों के लिए काम कर रहा है, सिर्फ बॉडी के लिए काम नहीं कर रहा। सो लेट मी break the process and let me install the, कितने गया, copy it, paste it, और npm i बॉडी पार्सर। इस बॉडी पार्सर को इंस्टॉल करने के बाद यूज कैसे करना है, आपने नीचे आए तो इसने बताया हुआ है, रिक्वायर करें, जैसे कोई भी लाइब्रेरी हम इंस्टॉल करके उसे रिक्वायर करते हैं बैकएंड पे। इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ पे रिक्वायर कर लिया। ये वार ना इस्तेमाल किया करें, रिप्लेस कर लें विद कॉन्स्ट। और आगे क्या कहता है जी, कैसे यूज करना है इसको, दूसरा स्टेप, बोल जा सिम सिम। ये पहले इसने इंपोर्ट किया और फिर उसने ये काम किया, बस। और ये क्या कर रहा है, पार्स एप्लीकेशन स्लैश जेसन डाटा, यानी जब भी आप जेसन डाटा भेजेंगे तो उसको पार्सिंग की जरूरत पड़ेगी, तो उसके लिए काम करना। तो मैंने ये लाइन उठाई और अपने सर्वर पे ऐप डॉट यूज किया है। इसका बड़ा जबरदस्त यूज केस है, ये मैं आपको बताऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा तब आप। फिलहाल सिर्फ ये किया कि ये बॉडी पार्सर जो मैंने रिक्वायर किया उसको मैंने ऐसे कॉल कर लिया, बॉडी पार्सर डॉट जेसन, और उसको किसके अंदर कॉल किया, ऐप डॉट यूज के अंदर। ये याद ना भी हो तो कोई मसला नहीं, उठा के सीधा सीधा कॉपी पेस्ट मार लो। ठीक, नाउ माई रिक्वेस्ट विल वर्क, server is running, and if I now am sending the request, post request with this data, कभी कभी वो इसलिए कि ऐप डॉट यूज को हम कहते हैं ग्लोबल मिडलवेयर। कोई भी पीस ऑफ लॉजिक जो आप ऐप डॉट यूज के अंदर लिख दें, वो हर रिक्वेस्ट पे लाजमी हिट होती है, कॉल होती है। इसको मिडलवेयर कहते हैं। अभी तक क्योंकि मैंने मिडलवेयर आपको पढ़ाया नहीं, तो आप वैसे ही कंफ्यूज होंगे कि मिडलवेयर क्या भला है। लेकिन इतनी बात याद रख लें कि जो चीज भी आप ऐप डॉट यूज में लिखते हैं, वो हर रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स के बीच में चलती है। तो आपको वंस लिखनी है, बाकी टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं। अब आप जितनी मर्जी पोस्ट रिक्वेस्ट डालें, ये लाजमी चलेगी, और ये एक ही दफा यूज होगी, बस बार बार नहीं। देयर आर 3 ways of sending data from client to the server, और डाटा सेम फॉर्मेट में रिसीव होता है, ऑब्जेक्ट। नंबर 1 इज क्यूरी पैरम्स, 2 क्यूरी स्ट्रिंग, और तीसरा बॉडी। ये तीनों का तीनों जो डेटा है वो हमें किधर मिलता है, रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में मिलता है। तो आज मैंने आपको रिक्वेस्ट की एनाटॉमी बताई है। एनाटॉमी का मतलब इंटरनल स्ट्रक्चर के रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में क्या होता है, क्लाइंट से जब भी सर्वर को रिक्वेस्ट जाती है उसमें क्या क्या होता है। ठीक है, अब आपका ये काम है, छोटा सा काम है, कि एटलीस्ट घर जाके ना एक दफा, सिर्फ एक दफा, सिर्फ इस रिक्वेस्ट को कंसोल करके देख लें कि ये और क्या क्या देता है आपको। समझ आई नहीं आई? यानी ये जो चीज है ना, आप इसके स्ट्रक्चर को सिर्फ एक दफा देखने की कोशिश करें, और ये कभी भी आप ग्रेस्प नहीं कर सकेंगे हर चीज आपको समझ आ जाएगी रिक्वेस्ट में जो जो भी है, नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। ठीक है, तो
तो आप इसको देख लें एक दफा, ताकि आपको समझ आ जाए कि यार यहाँ से शुरू हो रहा है ये। बफर लेंथ, पाइप फ्लोइंग, एंडेड, एंड एमिटेड, रीडिंग कंस्ट्रक्टेड। बॉडी को देख लेते हैं कहाँ पड़ी हुई है। एंड क्लोज, रीयूज, this. ये देखें, अब जैसे ने कहा ना कुछ इन्फॉर्मेशन आपको, अगर आपको पता हो कि, अगर आपको पता करना हो कि रिक्वेस्ट किस यूआरएल से आई है, ठीक है, किस यूआरएल से रिक्वेस्ट आई है वो भी आपको पता चल गया। मेथड, रिक्वेस्ट का मेथड कौन सा है, मैंने कहा था ना गेट होता है, पुट होता है, पोस्ट होता है, तो वो भी आपको गेट हो रहा है। स्टेटस कोड क्या है, नल है, क्योंकि स्टेटस कोड नॉर्मली रिस्पॉन्स में जाते हैं। फिर देखें जी, बॉडी किधर गई, ये तो वही आ गया ना, पैरम्स क्यूरी। ये ठीक है, और इस पे भी लग रहा है पाथ क्या, आपका राउट क्या है, पाथ ये है, मेथड ये है, पोस्ट ट्रू है, वगैरह वगैरह। यहां तक हो गई क्लियर बात। अब टाइम है ना हमारे पास, जा सकते हैं आगे। अब मैं ये चाहता हूं कि ये आपको पता लग गया कि सारे राउट्स आप कैसे लिख सकते हैं। मैं सारों को डिलीट करके एक पे आता हूँ वापस, जस्ट टू मेक इट वेरी सिंपल। वही बैक टू फर्स्ट राउट। मैं अब ये रिक्वेस्ट सेंड में सिर्फ ये नहीं भेजना चाहता। अब रिक्वेस्ट को मैं आपको बता चुका हूँ, रिक्वेस्ट को इतना ही हमने एक्सप्लोर करना है। हाँ, हेडर्स रह गए हैं, वो कभी फिर किसी लेक्चर में, क्योंकि आज सारा कुछ हजम होना खदशा है। वैसे भी हम हेडर्स बहुत जल्दी यूज नहीं करेंगे, बहुत आगे चल के कहीं अगर। अब मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट आपको मैंने बता चुका है, अब मैं रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट पे आ रहा हूँ। तो अभी तक मैंने क्या कहा, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट। अच्छा, पहले इसको लॉग करके देखते हैं कि रिस्पॉन्स में क्या है। ठीक है, इट्स ऑलवेज गुड टू लॉग एवरीथिंग बिफोर इन एक्चुअली। तो मैं कहता हूँ जी कंसोल डॉट लॉग रेस, और मैं यूजर्स को हिट करूंगा, ठीक है, तब मुझे ये मिलेगा। मेक श्योर इट इज रीस्टार्टेड, यस। नाउ स्लैश यूजर्स पे आऊंगा, स्लैश यूज, ओ यस 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 यस, दिस काइंड ऑफ रिस्पॉन्स इज नीडेड ना। एकदम समझ जाएंगे मसला क्या है, एरर क्या है। और ये आपको प्रोएक्टिविटी बड़ी काम आती है प्रोफेशनलिज्म में। ठीक है, सो आई वाज एक्चुअली मेकिंग अ पोस्ट रिक्वेस्ट, दैट्स व्हाई आई वाज जनरेटिंग इट। मैं परेशान हो गया, उनको नमक अटैक खुल गया। एनीवेज, जिस तरह रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में इतनी लंबी चौड़ी कहानी थी, तो रिस्पांस का ऑब्जेक्ट भी कोई पीछे नहीं है उससे, ठीक। लेकिन इस रिस्पांस के ऑब्जेक्ट में जो हमने कुछ चीजें इस्तेमाल करनी है, सिर्फ वो बताऊंगा आपको। और वो दो तीन है। जिस तरह रिक्वेस्ट के ऑब्जेक्ट में दो तीन चीजें ना जो फ्रीक्वेंटली इस्तेमाल होती हैं, इसी तरह रिस्पांस के ऑब्जेक्ट में एक तो आपको पता चल ही गया कि इसमें एक फंक्शन होता है सेंड का, रेस्ट डॉट सेंड का, एक तो आपको ये पता चल गया। दूसरा, सेंड फाइल का भी एक फंक्शन होता है कि आप पूरी की पूरी इंडेक्स की फाइल एचटीएमएल की डिजाइन करके सर्वर से आप वापस भेजना है, तो सेंड फाइल उसके लिए होता है। एंड इन फैक्ट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। अब ये देखें सर्वर रिस्पांस, उस केस में ये नाम कुछ और था ऑब्जेक्ट का, ठीक है। इसमें आए तो सर वो कैंडली स्क्रीन शेयर कर रहे, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। ओके ओके, ऑलराइट ऑलराइट। आई मीन स्क्रीन शुड बी शेयर्ड ना, कि डिस्कनेक्शन के बाद रिकनेक्शन में स्क्रीन शेयर्ड है।
Might be problem at your end. Let me stop and reshare. करता हूँ, rejoin करता हूँ सर. Okay, let me stop and reshare it, so that you may. Okay. Visible now? नहीं सर. जी सर, अभी आ गई, अभी आ गई. Okay, all right. तो रिस्पॉन्स के ऑब्जेक्ट में दो तीन चीजें जो बतानी थी. एक तो मैंने कहा जी रिस्पॉन्स डॉट सेंड. दूसरा, यार खैर जल्दी मिल जाए. जुबानी बता दूंगा, आज तो नहीं है. अभी ढूंढने में मजीद 10 मिनट जाया जाएंगे. एक होगा जी आपका रेस्ट डॉट सेंड, या आप यूज करेंगे रेस्ट डॉट सेंड फाइल, या आप यूज करेंगे रेस्ट डॉट स्टेटस, STATUS. हर रिस्पॉन्स का एक स्टेटस कोड होता है. आपने कभी देखा है 404 नॉट फाउंड? ये 404 क्या है? HTTP का स्टेटस कोड है. 404 आ जाए तो उसका मतलब नॉट फाउंड, पेज नॉट फाउंड, एरर है. इसी तरह 403, 500 सर्वर इंटरनल एरर. इस तरह के बहुत सारे एरर अक्सर आपको वेबसाइट पे मिलते हैं. तो ये सारे के सारे क्या कहलाते हैं? HTTP के स्टेटस कोड्स. और ये रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट देता है आपको. तो खैर, रेस्ट में रेस्ट डॉट सेंड, रेस्ट डॉट सेंड फाइल, रेस्ट डॉट स्टेटस, रेस्ट डॉट जेसन, ये कॉमन चीजें. ठीक है. सो नाउ अब मैं ये बता चुका हूं, तो मैं इस कंसोल को हटा रहा हूं और मैं बजाय रेस्ट डॉट सेंड के मैं अब क्या कर रहा हूं जी, मैं यहां पे कर रहा हूं रेस्ट डॉट जेसन, और जेसन का एक ऑब्जेक्ट. ठीक है. या इस ऑब्जेक्ट को मैं यहां से कॉपी कट करता हूं और यहां आके एक नया ऑब्जेक्ट बनाता हूं. कॉन्स्ट यूजर्स. ऑब्वियसली इस एंड पॉइंट पे हिट करे बंदा तो उसे क्या मिलना चाहिए? यूजर्स की इन्फॉर्मेशन. तो यूजर्स चूंकि प्लूरल है तो यूजर्स का मतलब एक अरे होगी, और उस अरे में क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ यूजर्स. तो मैं इसे कहूंगा जी इसकी फॉर एग्जांपल आईडी है. वैसे डमी डाटा प्रिपेयर कर रहा हूँ. इसकी जी आईडी है, दैट इज गोइंग टू बी 12, और इसका जो नेम है दैट इज गोइंग टू बी दिस, और इसकी जो एज है दैट इज गोइंग टू बी 32. ये एक यूजर आ गया. कॉपी करें, दूसरा आ गया. अब आप जवाब की बारी आई है कि जी डेटाबेस और सर्वर में क्या फर्क है. ये जो डाटा है ना, मैं मैनुअली तैयार कर रहा हूं खुद. एक्चुअली ऐसे नहीं होता. ये कहां से आता है? सर्वर खुद किसको रिक्वेस्ट करता है? डेटाबेस को. डेटाबेस ये सारी अरे ऑफ डाटा देगा इसको, और ये आगे प्रिपेयर करके सेंड करेगा. तो अभी तक हमने डेटाबेस पढ़ा नहीं, तो मैं फॉर द टाइम बीइंग ये डाटा मैनुअली खुद प्रिपेयर कर रहा हूँ. हाँ बिल्कुल ऐसे ही होता है. हम चूंकि नो एसक्यूएल डीबी मोंगो डीबी पढ़ेंगे तो उसमें. ठीक है. सो शयान आगे समझ कुछ? थोड़ा बहुत सेंस बनना चाहिए. जब डेटाबेस पढ़ेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा सेंस, कोई मसला नहीं है यार. मैं चाहता हूँ कि ये दो यूजर्स है मेरे पास, और मैं इस पूरे दो यूजर्स की अरे को रेस्ट डॉट जेसन में डाल के वापस भेजना चाहता हूँ. एस के साथ जो भी लिखी होगी चीज, इसका मतलब क्या है? वो किधर जा रही है? वापस क्लाइंट को. अब जब भी क्लाइंट इस एंड पॉइंट को हिट करेगा, ये फंक्शन चलेगा. इस फंक्शन के अंदर आके ये डाटा प्रिपेयर होगा. ये प्रिपेयर होके यूजर को वापस चला जाएगा. लेट्स सी. मेक श्योर सर्वर इज रिस्टार्टेड. इट इज स्लैश यूजर्स. अब बॉडी तो नहीं चाहिए ना? यू आर सेफ टू डिलीट दिस बिकॉज नाउ वी आर मेकिंग अ गेट रिक्वेस्ट. मैजिक, यू वेरी नियर. आप इस फिलॉसफी को अपना दिमाग जरा बहुत खुला करके सोचें कि ये फिलॉसफी क्या है. मतलब इट्स नॉट नॉर्मल थिंग दैट यू आर लर्निंग. अब मैं चाहता हूं, वैसे एक आखिरी चीज है तो मैं थोड़ा सा इसको ट्रिक भी करूँ ना, आप बोर ना हो रहे हो.
मैं चाहता हूँ मुझे सारे यूजर्स की नहीं, किसी एक सिंगल यूजर की इन्फॉर्मेशन चाहिए। ये राउट क्या दे रहा है आपको? इन्फॉर्मेशन ऑफ ऑल द यूजर्स। आई नीड अनदर रिक्वेस्ट और राउट विच गिव्स मी द इंडिविजुअल यूजर। तो मैं क्या करूंगा, इस अरे को इस अंदर डिक्लेयर करने के इसे क्या बना दूंगा, ग्लोबल। ग्लोबल का मतलब ये हर फंक्शन में अवेलेबल हो, ठीक। और ग्लोबल कैसे बनती है, किसी भी चीज को फंक्शन से उठा के बाहर लिख दें वेरिएबल को, तो वो सारे फंक्शन में अवेलेबल। फंक्शन के अंदर लिखा होगा तो क्या होगा, सिर्फ इसी फंक्शन में अवेलेबल होगा, हर जगह अवेलेबल। तो ये अभी भी काम करना चाहिए ना इसको, क्योंकि यूजर्स अवेलेबल है ना, क्योंकि यूजर्स का वेरिएबल ग्लोबल स्कोप में। तो पहले टेस्ट कर लेते हैं ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा। सर्वर इज रिस्टार्टेड, मेकिंग अ रिक्वेस्ट, इट्स वर्किंग वेल। अब मैं चाहता हूं कि एक और राउट बनाऊं, और ये मुझे क्या दे, यूजर्स ना दे बल्कि क्या दे, यूजर दे स्लैश, चूंकि सिंगल यूजर है तो मुझे उसकी आईडी भेजनी पड़ेगी, भाई किस यूजर की इंफॉर्मेशन चाहिए। अब ये तो ऑल यूजर्स हैं, मुझे इनमें से ऑल तो नहीं चाहिए, एक चाहिए। क्या करूंगा, यूजर्स की अरे में से फाइंड करो। ये किसी के लिए अनहोनी बात तो नहीं है ना, फाइंड वही पुराना तरीका। सो यूजर दिस, अब यूजर डॉट आईडी इक्वल इक्वल इक्वल्स टू रिक्वेस्ट में आने वाली, पैरम्स में आने वाली आईडी। ये कोई गलत काम तो नहीं कर दिया ना मैंने? किसी को लगता है गलत काम कर दिया तो बता दे। ये क्या करेगा, यूजर्स की अरे में से फाइंड, मतलब यूजर्स की अरे को आइट्रेट करेगा। फाइंड क्या करता है, आइट्रेट करता है। यूजर्स के यूजर्स में से हर एक एंट्री उठाएगा, इस यूजर के ऑब्जेक्ट में अवेलेबल करेगा। और इस यूजर में एक वक्त में पूरा ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, ये इसमें यूजर डॉट आईडी, यूजर डॉट नेम, यूजर डॉट एज। तो मैं क्या कह रहा हूं कि यूजर्स नहीं, यूजर डॉट आईडी, बिकॉज दिस वन यूजर डॉट आईडी कि बारी बारी हर एक यूजर की आईडी को उठा के चेक करो, किस आईडी के साथ मैच करो, जो कि कहां आ रही है, रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। समझ आई बात? ये एक प्रॉब्लम देगा मुझे, हालांकि मैंने सब कुछ बिल्कुल ठीक लिखा है। एक मिनट, क्यों? तो यूजर्स की अरे को तो फाइंड ट्रेवर्स कर रहा है ना। फाइंड पहली आइट्रेशन में पहला ऑब्जेक्ट निकालेगा, वो इस यूजर में जाके डाल देगा। समझ आई बात? ये बात समझ आ गई है? ये फिर भी मसला देगा, हालांकि मैंने सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, 100% ओके। क्या मसला देगा, लेट्स सी। अब मैं ये चाहता हूं कि ये यूजर मुझे वापस मिल जाए। अब जरा देखिए मैंने क्या रॉकेट साइंस की। मैंने कहा जब रिक्वेस्ट आएगी तो रिक्वेस्ट में स्लैश यूजर स्लैश आईडी आएगी। जब ये स्लैश आईडी आएगी तो मैं अंदर आके मैं क्या करूंगा, मेरे पास यूजर्स की अरे ऑलरेडी पड़ी हुई है, तो मैं देखता हूं कि जो यूजर क्लाइंट एंड से आया, यूजर की आईडी आई, उस आईडी को मैच करूं अपनी अरे में पड़े हुए हर ऑब्जेक्ट की आईडी के साथ। जहां ये मैच कर जाए उस यूजर को ये रिटर्न करके इस वेरिएबल में सेव कर दे। और अगर ना मैच करे तो यूजर में क्या आना चाहिए, अनडिफाइंड। लेकिन अगर मैच कर जाए तो वो यूजर आना चाहिए, और उस यूजर को मैं वापस क्या भेज रहा हूँ, रिस्पॉन्स में भेज रहा हूँ। सो लेट्स मेक अ रिक्वेस्ट नाउ। मैं ये 12 वैलिड आईडी है ना, सो मैं इस पे रिक्वेस्ट करता हूँ। मैं इसे कॉपी करके ताकि ये भी सेव रहे, तो यहाँ पेस्ट करता हूँ स्लैश यूजर स्लैश 12 गेट रिक्वेस्ट। एवरीथिंग गोज वेल बट आई एम नॉट सीइंग एनी रिस्पॉन्स। रिक्वेस्ट भी सक्सेसफुल है, एरर भी नहीं है। या तो बंदे के पुत्रों की तरह एरर दे ना। मसला कोई बता सकता है वैसे? अच्छा, मैं जरा इस मसले को थोड़ा और आसान करता हूँ, इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश। मैं ट्रिपल इक्वल टू हटा के डबल इक्वल कर दिया, मेक श्योर सर्वर इज रनिंग। दैट्स इट। ट्रिपल इक्वल क्या करता है, स्ट्रिक्ट कंपैरिजन करता है। तो मसला क्या है, मसला ये है कि भाई ये जो यूजर डॉट आईडी आ रहा है ना, ये तो मुझे पता है नंबर है।
इसका मतलब ये है कि ये जो यूआरएल पैरामीटर में आईडी आ रही है ना, वो नंबर नहीं है, वो ऑटोमेटिक स्ट्रिंग में पार्स हो जाती है। तो जो यूआरएल से आईडी मिल रही है वो क्या है, स्ट्रिंग, और जो मेरे पास आईडी है वो क्या है, नंबर। तो दोनों का स्ट्रिक्ट कंपैरिजन पॉसिबल। अगर करना ही है तो फिर क्या करें, इसको भी नंबर में पार्स कर लें। करना ही है तो हम नहीं कर रहे ना। जिस तरह जावास्क्रिप्ट में इनपुट बॉक्स में आने वाली वैल्यू बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग बन जाती है, चाहे आप नंबर दें तब भी वो स्ट्रिंग की होती है। यूआरएल या क्यूरी पैरामीटर में जो भी चीज आएगी वो स्ट्रिंग की ट्रीट होगी। ठीक है, ये हम नहीं कर रहे, उसने इंटरनली खुद किया था, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि ये पॉसिबल। एनीवेज, अब अगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यहाँ से 12 भेजता हूँ तो अब ठीक चल रहा है, हालांकि मैंने ट्रिपल इक्वल लगाया। उसकी वजह क्या है कि यही रीजन थी कि मैंने ये स्ट्रिंग कंसीडर हो रही थी, मैंने इसको किधर कर दिया, पार्स नंबर में। मेक सेंस। अब अगर मैं आईडी 12 नहीं बेचता, कोई और बेचता हूं 20, नो रिस्पॉन्स। क्यों, 20 आईडी है ही नहीं हमारे डेटाबेस में। लेकिन हमारे डेटाबेस में या हमारी एरे में क्या है, 13 है। तो अब मैं 13 भेजता हूं, ये तो इसका लाइन नंबर है ना, यहाँ ये लाइन नंबर थ्रो करता है जितनी लाइनों का रिस्पॉन्स आ रहा है। अब मैं 13 देता हूँ यहाँ पे, लाइन नंबर था। मेक सेंस। अब मैं ये चाहता हूं कि यहाँ पे कोई भी ऐसी आईडी जिसके अगेंस्ट सर्वर पे डाटा ना पड़ा हो, तो ये खाली मुंह उठा के ना आ जाए, कोई एरर लाए, तो वो एरर हैंडलिंग होती है सर्वर एंड में, वो एरर हैंडलिंग हम करेंगे। ऑब्वियसली दैट्स नॉट द पार्ट ऑफ टुडेस लेक्चर, बट दिस today's lecture was very interesting as well as very important. कोई सवाल? We have talked about only 3 things, and all 3 things are for one purpose: sending data from client to server. Then we have also explored the request object, we have also explored the response object. So how can we get the data from the request object sent by the client itself, and how we can send the response back to the client, and how we can in fact obviously apply different kinds of logics. इनमें obviously भी बहुत कुछ आगे करना बाकी है। So कल हम राउटिंग पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड करेंगे कि how does actually this kind of routing हम इसको ज्यादा इफेक्टिव और मुअस्सर बनाएंगे। और फिर मिडलवेयर को भी अगर टाइम मिला तो कल ही टच करेंगे। कल की क्लास 11 बजे इज ओके, 11 बजे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अब तक चूंकि देखें, आपको पता है रिएक्ट का बैड एक्सपीरियंस, कि आप कल करेंगे कल करेंगे कल करेंगे करते करते हुआ ही कुछ नहीं। और अब जब आप 2 हफ्ते छोड़ के रिएक्ट को स्टार्ट करेंगे तो पिछला भी भूला हुआ होगा। तो इस चीज को मैनेज इस तरह से किया जा सकता है बेटा कि जो काम मैं करवाऊं, 1 हफ्ता पूरा होता है आपके पास, एटलीस्ट वो सारी चीज एक दफा नहीं, 2 दफा नहीं, कम से कम 3 दफा, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट, मेक इट ब्रेक इट। ये ना सोचें कि वो कैसे होगा, वो डेटाबेस से कैसे आएगी, ये कैसे होगा। एवरीथिंग इज डेम सिंपल, सिर्फ आपको फ्लो के साथ चलना है। और अगर नहीं चलेंगे, आपने यार ये आज की चीज बेसिक थी, अगला और ये पिछला मिक्स करके इकट्ठा करके कर लेंगे, और जब अगले पे पहुंचेंगे ना तो फिर पता लगेगा मिक्स कैसे होता है। फिर बना आप खीर रहे होंगे और बन जाएगी आपकी वो दलीम बन जाएगी। तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फॉर टुडे। तो मैं इसलिए बार बार आपको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि बैकएंड का स्टार्ट है आज,